गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं, पार्ट नंबर 4। इससे पहले हमने 3 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो बच्चों, अगर आपने ये 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, आप उन वीडियोस को पहले विजिट करना, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके सारे कॉन्सेप्ट है वो इंटरलिंक्ड है। तो बच्चों, आज हम करेंगे पार्ट 4 में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, temperature effects on resistance, then carbon resistors and color coding of carbon resistors। तो बच्चों, हमारा पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? जैसे आपने देखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिकल resistivity is called conductivity। तो बच्चों, यहां पे देखिए रेसिप्रोकल ऑफ, या यहां पे आप बोल सकते हैं इनवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो आपको इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो बच्चों, पर यूनिट लेंथ, 1 मीटर लेंथ के किसी कंडक्टर में जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इसमें जितना इलेक्ट्रॉन्स को रेजिस्टेंस मिलता है, जितना ऑपोजिशन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं किससे बच्चों? रो से। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है, इसका सिंबल है, डिनोट किया जाता है सिग्मा से, इसको बोलते हैं सिग्मा। तो बच्चों, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 डिवाइड बाई रो। ठीक है, 1 डिवाइड बाई रो मतलब इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। तो यहां पे देखो बच्चों, रेजिस्टिविटी आपने यहां से फॉर्मूला जो देखा था, R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। हेयर rho is equals to RA by L, so that here sigma is equals to L divided by RA। This is the formula of electrical conductivity। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी किस पे डिपेंड करती है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, देन रेजिस्टेंस अप्लाइड बाय द कंडक्टर और रेजिस्टेंस फील्ड बाय द कंडक्टर। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? जस्ट ऑपोजिट ऑफ द रेजिस्टिविटी। देन यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या होगी बच्चों? यहां से आप निकाल सकते हो। जैसे आपने रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या देखी थी? रो इज इक्वल्स टू ओम मीटर। तो यहां पे क्या होगा? ओम इनवर्स एंड मीटर इनवर्स। तो बच्चों, ओम इनवर्स है उसको लिखा जाता है महो पर मीटर। तो बच्चों, आपको यह चीज यहां पे ध्यान रखनी है, महो पर मीटर्स। ठीक है, तो महो इसका दूसरा नाम है सीमेंस। पर मीटर। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ऐसा यूनिट क्या होगी? महो पर मीटर। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसकी ऐसा यूनिट अब आपको निकालनी है इसकी डायमेंशन। डायमेंशन बच्चों आपको हर बार खुद ही निकालनी, जैसे मैं आपको बताता आ रहा हूं। हर एक जो नई क्वांटिटी यहाँ पे इंट्रोड्यूस होगी हर टॉपिक में, उसकी डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। तो जैसा कि आपने 11th क्लास में डायमेंशन निकालना सीखा था, उसी को बेस मान के, जैसे यहाँ पे आपको पता है इसकी निकाल सकते हैं। एल है, लेंथ है, एरिया है, मीटर स्क्वायर होगा, रेजिस्टेंस V बाई I होगा, देन आप इसके डायमेंशन है वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी का इनवर्स, देन इसका फॉर्मूला क्या होता है?
सिग्मा इज इक्वल टू L बाई रो आर ए। एंड ऐसा यूनिट क्या होगी, महो पर मीटर। देन डायमेंशन आपको है इसकी फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों ये था छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसमें से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और लगभग सीबीएसई में पूछा जाता है 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में, इफेक्ट्स ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, मतलब कहने के बच्चों आपने देखा रेजिस्टेंस है किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर पे। नंबर 1 लेंथ पे डिपेंड करता है कंडक्टर की, नंबर 2 क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, नंबर 3 डिपेंड करता है नेचर पे, कंडक्टर का नेचर कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, उन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है बच्चों। जैसे अब आपको यहाँ देखना है कि टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो क्या होगा, डिक्रीज करने पे कंडक्टर का रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होगा या क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों आप सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे देख सकते हो, जैसा कि आपको पता है, सपोज यहाँ पे कोई कंडक्टर आपने कंसीडर किया, इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, अब बच्चों देखो क्या होगा, जब रूम टेम्परेचर पे ये रहेगा, जिसको हम ऑर्डिनरी टेम्परेचर बोलते हैं, रूम टेम्परेचर पे जब रहता है तो इसका मूवमेंट है वो बिल्कुल रैंडम, मतलब क्या होता है, ओरिएंटेशन नहीं मिलता है इनको, ये रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, इनका मोशन कैसा होता है, रैंडम मोशन होता है। अब जैसे जैसे आप इनको टेम्परेचर दोगे, टेम्परेचर इस कंडक्टर पे इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने से उनका रैंडम मोशन है वो और बढ़ जाएगी। मतलब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करने लग जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखना, जब टेम्परेचर बढ़ता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इनका रैंडम मोशन इंक्रीज होगा, रैंडम मोशन इंक्रीज होने से कोलिजन इंक्रीज होगा। और जब एक दूसरे से बहुत ज्यादा कोलाइड करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, जब बहुत ज्यादा कोलाइड करते हैं तो उनमें एक दूसरे से अपोजिशन है वो बहुत ज्यादा मिलता है। दैट्स व्हाई रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा बच्चों। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उस कंडक्टर में रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो हमने मान लो कंसीडर कर लिया कि कंसीडर ए मेटेलिक कंडक्टर, कंसीडर ए metallic conductor of length L and area of cross section is A। ठीक है, अब मान लो इसमें आप बोला जाए कि कंडक्टर हैविंग रेजिस्टेंस R0, मतलब कंडक्टर का इनिशियल रेजिस्टेंस है, जब R0 इनिशियल रेजिस्टेंस R0 है एट टेम्परेचर T0, और आप इसको बोल सकते हो T0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, इनिशियली रेजिस्टेंस है कंडक्टर का कितना है, R0 है, और उसका टेम्परेचर कितना है, T0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, देन एंड नेक्स्ट टेम्परेचर आपका मान लो, जैसे नेक्स्ट रेजिस्टेंस R1 एट टेम्परेचर T1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो कहने, सॉरी यहाँ पे होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे।
ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे रेजिस्टेंस है आर नॉट, मतलब आपने कुछ भी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया। कंडक्टर है वो इनिशियली किस टेम्परेचर पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे। जब 0 डिग्री सेल्सियस पर है तब उसका रेजिस्टेंस कितना है, आर नॉट। देन आपने मान लिया एक दूसरा किसी आफ्टर टाइम टी टेम्परेचर आपने इंक्रीज किया कितना, T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। T1 डिग्री सेल्सियस पे इसका रेजिस्टेंस आपने देखा कि कितना हो गया, R1। जैसा कि मैंने अभी बताया ना, जैसे मान लो आप टेम्परेचर इंक्रीज करते जाओगे उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, R1, और इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था, R0, ठीक है। अब in the normal range of temperature in the normal range of temperature the difference between रेजिस्टेंस के बीच में टेम्परेचर डिस्टेंस कितना, डिफरेंस कितना होगा, R1 माइनस R0, फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस। तो बच्चों यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से देखना। आपने क्या किया, एक मेटेलिक कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ कितनी है, L है, और कंडक्टर क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, A है, ठीक है। आपने क्या किया, इनिशियली 0 डिग्री सेल्सियस पर उसका रेजिस्टेंस आपने एज्यूम कर लिया कितना है, R0 है। एंड आपने थोड़े टाइम बाद देखा टेम्परेचर जब T1 हो चुका था तब क्या हुआ, रेजिस्टेंस कितना हो गया उस कंडक्टर का, R1। तो जब ये जो नॉर्मल रेंज थी टेम्परेचर की, जहां से आपने 0 डिग्री से चेक किया कि इतने डिग्री के बाद कितना रेजिस्टेंस मिला, तो उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, R1 माइनस R0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, टेम्परेचर में इंक्रीज हुआ है, तो वो कितना इंक्रीज हुआ वो देखना, और वो इंक्रीज है वो किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे आप देखिए, यहां पे टेम्परेचर है वो इंक्रीज कर रहा है कितना, R माइनस R0, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, द इंक्रीज्ड टेम्परेचर R1 minus R0 is R1 minus R0 depends on नंबर 1। जो इंक्रीज हुआ वो किन किन बातों पे डिपेंड करेगा, सबसे पहला इज directly proportional to R0, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, पहली बात तो किस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल टेम्परेचर कितना है आपका, ठीक है। जैसे मान लो इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, आपने देखा आफ्टर T इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स, ठीक है, T1 इज इक्वल्स टू दिस एंड T2 इज इक्वल्स टू, आपने 10 मिनट बाद जब चेक किया आफ्टर टाइम 10 मिनट्स, द टेम्परेचर विल बी, आपने फाइंड आउट किया कि टेम्परेचर हो गया सपोज 50 डिग्री सेल्सियस। मींस आपका टेम्परेचर कहां से इंक्रीज हुआ, 30 डिग्री से, ठीक है। ये डिपेंड किस पे करेगा, जो इनका डिफरेंस आया कितना आया, 12 डिग्री सेल्सियस। जो 12 डिग्री सेल्सियस है वो डिपेंड करेगा इनिशियल टेम्परेचर पे भी और फाइनल टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो पहला फैक्टर है इस पे डिपेंड करेगा, R0 पे, प्रोपोर्शनल टू R0। और सेकंड फैक्टर किस पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था उसका, और अब फाइनल नेक्स्ट फैक्टर है जिस पे डिपेंड करेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T1, ठीक है। T1 क्या है, T1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
तो कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, जो टेम्परेचर डिफरेंस आपको मिला वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। एक तो इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है उस कंडक्टर का, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है आर नॉट, उस पर डिपेंड करेगा। डिपेंड क्यों करेगा, क्योंकि बच्चों जब आप किसी टेम्परेचर पे आप देखते हो कि 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका रेजिस्टेंस कितना है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी भी कंडक्टर के पार्टिकल्स है वो कितना रेजिस्टेंस है वो वहां पे फील कर पा रहे हैं, क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। और दूसरा फैक्टर किस पर डिपेंड करेगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ा चुके हो, आपका बढ़ जाएगा टेम्परेचर, उस टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगा कि आपका टेम्परेचर आपने कितना इंक्रीज किया। आप इंक्रीज करोगे तभी तो रेजिस्टेंस में इंक्रीज मिलेगा, और यही इंक्रीज किस पे डिपेंड करेगा, T1 डिग्री सेल्सियस। तो इस कहने का मतलब क्या हुआ, सो R1 माइनस आर नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट एंड R1 minus R0 is directly proportional to T1. So in combined form में क्या होगा बच्चों, जब दोनों की combined form लिखेंगे R1 minus R0 is directly proportional to R0 T1, ठीक है। तो R1 माइनस R0 है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना है और आपने टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है, मतलब फाइनल टेम्परेचर पे, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, जब इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम यहाँ से हटाएंगे, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हटाओगे तो क्या आएगा, R1 माइनस R0 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक अल्फा फैक्टर अपीयर होगा, अल्फा R0 T1, ठीक है। तो बच्चों यहां पे आप देखते इस अल्फा को क्या बोला जाता है, कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट भी बोला जाता है इसको। और ये बच्चों डिपेंड करता है मेटल्स पे, मतलब या कंडक्टर्स के नेचर्स पे, ठीक है। कंडक्टर के नेचर्स पे डिपेंड करता है कि उसके हर कंडक्टर का अल्फा होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे जो अल्फा हमने अल्फा कहां से आया, प्रोपोर्शनलिटी साइन जब आपने यहां से हटाया तो एक अल्फा कांस्टेंट, जिसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जिसका नाम क्या है, विच इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ टेम्परेचर। अब आपसे पूछ लिया जाए देन अल्फा इज इक्वल्स टू R माइनस R0 डिवाइड बाई R0 T1, ठीक है। तो यहां से आप अल्फा निकाल सकते हो, अल्फा की वैल्यू आपसे पूछी जा सकती है, बहुत बार पूछा जाता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस इतना है, आफ्टर 27-30 डिग्री सेल्सियस द रेजिस्टेंस बिकम्स 100 ओम, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है। दूसरा, टेम्परेचर कोफिशिएंट आपको दिया हुआ होगा, आपसे फाइनल टेम्परेचर पूछा जा सकता है, फाइनल रेजिस्टेंस पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो इन सब में क्या करेगा, मैनिपुलेशन करके आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहां पे अल्फा क्या है, तो वापिस जब इस इक्वेशन से आप देखोगे तो यहां से R1 इज इक्वल टू कितना आएगा, R0 प्लस अल्फा R0 T1, देन R1 इज इक्वल टू R0 कॉमन आएगा 1 प्लस अल्फा T1। ये बच्चों ये फॉर्मूला आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको दिमाग में चिपका लाना है बस। इस फॉर्मूले को आप हमेशा के लिए याद रख लो कि इस पे क्वेश्चन आप अगर नीट आईआईटी की भी तैयारी करते हो तो इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें करना कुछ नहीं, टेम्परेचर आपको गिवन रहेगा, अल्फा गिवन रहेगा, आपसे R1 पूछेगा, इनिशियल रेजिस्टेंस गिवन रहेगा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस दोनों गिवन होते हैं, अल्फा पूछा जाता है, ठीक है। तो आप इसका क्या करोगे, ट्रांसफर करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये है टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, टेम्परेचर का इफेक्ट, मतलब रेजिस्टेंस है वो कैसे अफेक्ट होगा टेम्परेचर से, टेम्परेचर फैक्टर से, ठीक है। तो कैसे अफेक्ट होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना टेम्परेचर के। तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ
और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। जैसे मैंने आपको बताया क्यों इंक्रीज होगा, क्योंकि उनके बीच का कोलिजन क्या होगा, पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच कोलिजन है वो बढ़ जाएगा। कोलिजन बढ़ने से आप देखते हो जहां कहीं भीड़ होती है तो आपको बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है वहां से निकलने के लिए। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां आपके पास ऑपोजिशन ज्यादा है, ज्यादा होने का मतलब रेजिस्टेंस वहां ज्यादा है, और रेजिस्टेंस ज्यादा है इसका मतलब वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जहां पे टेम्परेचर ज्यादा होगा मूवमेंट ज्यादा होगा, मूवमेंट ज्यादा होगा तो कोलिजन ज्यादा होगा, कोलिजन ज्यादा होने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये था टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस। ठीक है, आपको सिर्फ ये फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए और डेरिवेशन इसकी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो बच्चों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कार्बन नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, कार्बन रजिस्टर्स। तो बच्चों ये कार्बन रजिस्टर्स मतलब इनका नाम कैसे पड़ा, तो बच्चों ये जो कार्बन रजिस्टर्स है ये एलिमेंट्स हमारे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स है, इलेक्ट्रिकल कंप्लायंसेस है जितने भी है, उन सब में क्या होता है ये रजिस्टर्स ही यूज होते हैं। आपने अगर कहीं पे भी देखा होगा तो इस तरह से एक वायर होता है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, अगर आपने देखा होगा तो इस तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में होता है, उसके दो वायर निकले हुए होते हैं, उस पर अलग अलग इस तरह से स्ट्रिप्स बनी हुई होती है। ठीक है, जैसे इस तरह का जो रजिस्टर्स होते हैं उनको बोला जाता है कार्बन रजिस्टर्स, क्योंकि उनमें कार्बन का यूज किया हुआ होता है। ठीक है, अब ये कार्बन रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड रजिस्टर्स है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली यूजेबल रजिस्टर्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज किया जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन रजिस्टर, मोस्ट कॉमन रजिस्टर विच इज यूज्ड इन सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स। तो बच्चों आप देख सकते हो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो मोस्ट कॉमनली रजिस्टर्स हमारे यूज होते हैं वो आपके लेबोरेटरी में रखे हुए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा कार्बन रजिस्टर्स कैसे होते हैं। मोस्ट कॉमन हमारे बहुत सारे जितने भी आपके अप्लायंसेज है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, सीपीयू है, जितने भी आपकी ट्यूबलाइट वगैरह है, फैन है, सोर्स आपके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, उन सब में कौन से रजिस्टर्स यूज होते हैं, कार्बन रजिस्टर्स। ठीक है, तो बच्चों अब आपके पास है कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। कलर कोडिंग ऑफ कार्बन। देखो बच्चों अब क्या होता है, हर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स में, हर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में, हर इलेक्ट्रॉनिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जितने भी है उनमें कार्बन रजिस्टर्स फिक्स नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे कहीं पे कार्बन रजिस्टर्स जो रजिस्टर्स है रेजिस्टेंस आपको कम चाहिए, कहीं पे बहुत ज्यादा चाहिए, उनको क्या किया जाता है, कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है कंपनीज द्वारा, उनको कोडिंग दी जाती है, कलर के द्वारा कोडिंग कर दी जाती है कि भाई अगर इस कलर का कहीं पे भी आपने क्या किया, एक मटेरियल लिया फिक्स, आपने उस मटेरियल से एक रेजिस्टेंस बना दिया कि भाई जैसे मान लो ये वायर है, ठीक है, अब ये वायर है आपका मान लो किसी भी इलेक्ट्रॉनिकल इक्विपमेंट से कनेक्टेड है। ठीक है, अब क्या होगा, आपको मान लो जैसे यहां पे बैटरी है, ध्यान से देखना बच्चों, यहां पे क्या है, जैसे मान लो ये इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है इसमें अब आपको कितना करंट चाहिए, क्योंकि आपके पास 220 वोल्ट की फिक्स वोल्टेज की करंट आती, जो वोल्टेज है उसकी वजह से जितना करंट प्रोड्यूस होता है उतना करंट आपके पास फिक्स है पूरे घर में। अब आपको इस इक्विपमेंट को कितना करंट है चाहिए, जैसे मान लो ज्यादा करंट आ रहा है, इसको कम चाहिए, आप क्या करोगे, उसको रेजिस्टेंस चाहिए वहां पे, तो क्या किया जाता है,
इस जगह पे मार्केट्स में कंपनीज द्वारा एक रजिस्टर्स बना दिए जाते हैं, जैसे जिनको बोला जाता है कार्बन रजिस्टर्स। उनको क्या किया जाता है, इस सर्किट में यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। जब इन सर्किट्स में लगा दिया जाता है, इसका मतलब ये क्या करेगा, अब जब यहाँ से करंट आएगी उस करंट को थोड़ा यहाँ पे ड्रॉप करेगा, ठीक है, और बाकी करंट को आगे वो निकलने देगा। अब जितना ये मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, कार्बन कलर कोडिंग कैसे की जाती है, वो हम अब देखेंगे, ठीक है। तो कार्बन रजिस्टर है, इससे आपको कलर कोडिंग पे बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो कलर कोडिंग पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। इसमें बच्चों आपको बहुत 3-4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले एक मैं टेबल बना देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे है कलर, नंबर, ठीक है, उसके बाद है मल्टीप्लायर, और उसके बाद है टॉलरेंस, ठीक है। तो टॉलरेंस, मल्टीप्लायर, नंबर, ये नंबर क्या है कि इस कलर को कितनी नंबरिंग की हुई है, ठीक है। अब जैसे सबसे पहले कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड ग्रीन, ठीक है। तो बच्चों इसको भी याद रखने की ट्रिक मैं बता दूंगा, आपने शायद 10th क्लास में पढ़ रखा भी होगा, और नहीं भी अगर पढ़ा है तो मैं आपको इसकी ट्रिक बता दूंगा। सबसे पहले आपको देखना है ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट। इसके अलावा 3 कलर और हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से कलर हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड कभी कभी क्या होता है कोई कलर ही नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, गोल्ड, सिल्वर और नो कलर, जैसे किसी स्ट्रिप पे कोई कलर ही नहीं होता है। तो सबसे पहले देखो बच्चों कलर है वो आपको कैसे याद रखना है। एक ट्रिक है बच्चों जो आपको बहुत ही इजी ट्रिक है, आपको याद रखना है। ब्लैक, ब्राउन, बी बी, रॉय, यहां से बी बी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, बीबी, रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। मैं भी ट्रिक लिख दूंगा आगे, आपको इसको याद रखने की एक तरीका है। नंबरिंग कैसे की जाती है, पहले 0 से स्टार्ट किया जाता है, 0 1 2 3, आपको ये निकालना आना चाहिए 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इस तरह से इनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से स्टार्ट होगी, और ये कलर्स कैसे याद रखेंगे वो भी आपको मैं ट्रिक है वो लिख दूंगा। मल्टीप्लायर में क्या होता है, मल्टीप्लायर में 10 की पावर होती है, जैसे 10⁻⁴, इसमें कितनी होगी 10⁻⁴, 10⁻², 10⁻3, 10⁻⁴, 5 6 7, 10⁻⁸ और 10⁻⁹, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, आपका जो मल्टीप्लायर होगा वो 10 की पावर में होगा, 10 की पावर में होगा, और नंबर जो होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होगा, ठीक है। उसके बाद अब देखो बच्चों, जो गोल्ड, सिल्वर और नो कलर जो है इनका कोई भी मल्टीप्लायर नहीं होता, ना ही कोई नंबर होता है, ठीक है। तो इनकी होती है सिर्फ टॉलरेंस। तो इसकी टॉलरेंस गोल्ड की है ±5%, सिल्वर की है ±10%, और नो कलर अगर कहीं पे भी है तो इसकी टॉलरेंस होती है ±20%, ठीक है।
तो ये टेबल आपको अच्छे से दिमाग में रखनी है, बहुत इजी। अगर ये टेबल आपको याद है तो ये 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपको निकाल देगी यहाँ से, ठीक है। तो आपको याद रखने का तरीका क्या है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए, अब जो ट्रिक है, ट्रिक क्या है, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ठीक है। तो बच्चों यहां से देखिए, बी से क्या बना, ये ट्रिक आपको याद रखनी है, बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, ब्लैक ब्लू रेड ऑरेंज येलो ग्रीन और देन ब्लू नहीं है, ब्राउन है, और यहाँ पे है ब्लू वायलेट एंड ग्रे और व्हाइट। बच्चों याद रह जाएगी, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, गोल्ड सिल्वर नो कलर, गोल्ड सिल्वर नो कलर। गोल्ड की होती है ±5%, सिल्वर की होती है ±10%, और नो कलर मतलब ±20%। तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कीजिए वीडियो को पॉज करके। तो अब मैं आपको इस पे बेस्ट क्वेश्चन एक सॉल्व करवाता हूं, उसके बाद आप क्वेश्चंस इसके सॉल्व करना, ठीक है। तो बच्चों याद रह जाएगा ना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और इनकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, 0 से 9 तक, टॉलरेंस होगी ±5%, ±10% और ±20%, ठीक है। नाउ बच्चों जब आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा, आपसे जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, for the given carbon register, let the first strip is of color बोल लो येलो कलर की है, सेकंड स्ट्रिप बी ऑरेंज and third strip B blue and fourth strip। बच्चों इसमें 4 से ज्यादा स्ट्रिप नहीं दी जाती है, या तो 3 होगी या 4 होगी, अब आपको कैसे निकालना है वो आप देखना बच्चों। फोर्थ स्ट्रिप है वो बी गोल्डन, देन फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर। इस कार्बन रजिस्टर का आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, फॉर द गिवन कार्बन रजिस्टर लेट द फर्स्ट स्ट्रिप इज ऑफ कलर येलो कलर की है, सेकंड स्ट्रिप ऑरेंज की है, थर्ड स्ट्रिप
ब्लू की है। तो बच्चों आपको सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए कि क्या पता होना चाहिए बच्चों, आपको पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले कलर लिखो आप, कौन कौन से कलर गिवन है, ऑरेंज, येलो, ऑरेंज, ब्लू। बच्चों इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो आपको यहीं से पता चलेगा। जो मैं अभी मेथड बताऊंगा उसको बहुत अच्छे से देखना आप। उसके बाद फोर्थ स्ट्रिप का कलर कैसा है, गोल्डन। अब देखो बच्चों, आपके पास मान लो ये कोई कार्बन रजिस्टर है, ठीक है, ये कोई कार्बन रजिस्टर है जिसमें फर्स्ट स्ट्रिप, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, इस तरह से 4 स्ट्रिप है। फर्स्ट का कलर है येलो, सेकंड ऑरेंज, थर्ड ब्लू एंड फोर्थ गोल्डन, ठीक है। अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना, आपको जब इसका आंसर निकालना स्टार्ट करते हो, कुछ भी नहीं है, जब एक बार मेथड आपको आ गया, पहले दिमाग में आपके टेबल होनी चाहिए, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। देन आपको किस तरह से इसका आंसर फाइंड आउट करना है। कभी कभी क्या होता है, रेजिस्टेंस देके आपसे कलर पूछा जाता है, कलर देके रेजिस्टेंस पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड से आपको स्टार्ट करना है। जैसे ये कार्बन रजिस्टर आपको गिवन है, तो इस कार्बन रजिस्टर में जो स्ट्रिप्स गिवन है, ठीक है, नंबर 1 2 3 4, जैसे 4 स्ट्रिप्स इसमें गिवन है, तो आपको लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। फर्स्ट 2 स्ट्रिप पे आपको क्या लिखना है, इनके नंबर लिखने हैं। थर्ड स्ट्रिप आपको मल्टीप्लायर देगी और फोर्थ स्ट्रिप आपको टॉलरेंस देगी। समझ आया बच्चों? लेफ्ट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट स्ट्रिप नंबर, सेकेंड स्ट्रिप नंबर, थर्ड स्ट्रिप मल्टीप्लायर और फोर्थ स्ट्रिप टॉलरेंस, ठीक है। तो यहां पे आप देखो, जब रेजिस्टेंस निकालते हो R इज इक्वल्स टू, तो आप देखिए येलो कलर कितने नंबर पे था, BBROY, रॉय कितने नंबर पे था, 5 पे था, जिसका नंबर कितना है 4। ऑरेंज BBR, रॉय था ना, BB रॉय, तो RO और 4 नंबर पे, इसका मतलब इसका जो नंबर है वो कितना है, 3 है, बिकॉज आपके नंबर स्टार्ट होते कहां से हैं, 0 से। दैट्स वाई आपको यहां पे क्या लिखना है, 4 3। अब थर्ड कलर का मैंने क्या बताया, फर्स्ट 2 स्ट्रिप के आपको कलर लेने, जो नंबर लेने हैं, देन आपको मल्टीप्लायर लेना। मल्टीप्लायर में क्या करोगे, मल्टीप्लाई देन 10 रेज़ टू पावर। अब ब्लू कितने पे आता है वो आपको मल्टीप्लायर लिखना है, BBROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन। ब्लू कलर आ रहा है कितने पे, 7 नंबर पे, दैट मीन्स इसकी मल्टीप्लाई कितना होगा, 6, ठीक है, मल्टीप्लाई हो गया 6। अब इस आपके नेक्स्ट फोर्थ स्टेप, इसमें आपको लिखनी है टॉलरेंस। तो गोल्डन कलर की टॉलरेंस थी ±5%। तो बच्चों इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी हुई, 43 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 6 ±5%, ठीक है। तो बच्चों एक बार फिर से मैं इस क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं, आंसर को एक बार आप ध्यान से देखिए। आपके पास 4 स्ट्रिप है, चारों के कलर दिए हुए हैं, येलो, ऑरेंज, ब्लू एंड गोल्ड कलर, ठीक है। आपको फाइंड आउट कैसे करना है, कार्बन दिया हुआ होगा, उसमें आपको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करना है। लेफ्ट हैंड साइड से पहली जो स्ट्रिप होगी उसका आपको नंबर नोट डाउन करना है। येलो आता है 4 नंबर पे, ऑरेंज आता है 3 नंबर पे, आपने दोनों के नंबर लिख लिए। देन थर्ड स्ट्रिप को आपको लिखना है मल्टीप्लायर, आपने लिखा मल्टीप्लायर 10 रेज़ टू पावर, ब्लू है वो 7 नंबर पे आता है, इसका मल्टीप्लायर होगा 10 रेज़ टू पावर 6, ठीक है। देन फोर्थ स्ट्रिप है, उसके आपको लिखने है टॉलरेंस, ठीक है। अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताना। होमवर्क है, फाइंड द
colors of strips of a carbon resistor of resistance 2 5 multiplied by 10 raised to power 4 प्लस माइनस 20%। आपको क्या करना है बच्चों, पहले में आपको कलर स्ट्रिप्स दी हुई थी, रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया। अब आपको ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको इसमें आंसर सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसके कलर कौन कौन से हैं। आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन की है और आपको इसको आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको रिमेंबर करने की ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर डालना, ठीक है। अब बच्चों हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो बच्चों उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं बच्चों। तो आपने आज क्या क्या देखा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या थी, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 बाई रो, दैट इज इक्वल्स टू L डिवाइड बाय R A, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपने देखा R1 माइनस R0 इज इक्वल्स टू R0 अल्फा T1, और यहां से आपने देखा R0 1 प्लस अल्फा T1। ठीक है, अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जाएगा। तीसरा आपने देखा कार्बन रजिस्टर, ठीक है, तो इसमें आपने देखा बी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। ठीक है, तो ये इसकी ट्रिक थी और ये हमने कार्बन रेजिस्टर्स निकालना है वो सीखा। तो बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तब तक बच्चों आप इसके सारे वीडियो अगर आपने पहले नहीं देखे तो उन तीनों वीडियोस को मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उन तीनों वीडियोस को पहले देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए और इसके प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए। और जो मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है उस क्वेश्चन का आप आंसर है वो सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ओके बच्चों, थैंक यू।